हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज है हमारा चैप्टर नंबर 17 का समुद्री तरंगों का परिवहन कार्य कि भी किस तरीके से सी वेव जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क का काम करती हैं। इरोजन का हमने किया, उसके वर्क प्लेस के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो आज है कि भी ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से जो है सी वेव करती हैं, डस्ट पार्टिकल का है या जो वो अपने साथ वेट लेके चल रही हैं उस चीज़ों का। कि नदियों और अन्य साधनों के बारे में तटों पर जो पदार्थ जमा किया जाता है वो क्या कहलाता है हमारे लिए, सैल या मलबा। तो समुद्री अपरदन से प्राप्त जो लहरें हैं, सारा लहरों द्वारा, धाराओं द्वारा या ज्वार भाटा द्वारा जो प्रवाहित होता है वो परिवहन की शैली विचित्र होती है कि भी नदी या हिमनदी एक दिशा में बढ़ते रहते हैं, जबकि तरंगें तट की ओर जाती भी हैं और लौटती भी हैं। तो इस तरीके से मलबे का जो परिवहन है वो कभी तट की ओर और कभी सागर की ओर समानांतर रूप से होता रहता है, और गुरुत्व के कारण तट से दूर गहरे सागर की ओर भी वो चला जाता है। तो परिवहन जो है तटों पर शैल चूर्ण का परिवहन दो प्रकार से होता है। एक तो अपतटीय वाहन, ऑफशोर ड्रिफ्टिंग, जब समुद्र तट से की लहरों की ओर लहरें सीधी पहुंचती हैं और अपरदित सामग्री का तट से दूर समुद्र की ओर परिवहन करती हैं, तो बरगोनी या सारफ के नाम से इसे जाना जाता है। पुलिन यानी बीच पर यानी समुद्री किनारे पर ये पहुंच जाता है, और यह जो फ्लो है अपवाह है के साथ एक गहरे समुद्र में धीरे धीरे वो चला जाता है। दूसरा विलांचली वाहन, जब लहरें तट पर तिरछी होकर पहुंचती हैं तो तट के ऊपर पदार्थों का जो वाहन है वो तट के साथ साथ दूसरी जगह पर भी होता है। तो इस तरीके से दो प्रकार का जो है परिवहन वो चूर्ण के रूप में, बारीक कणों के रूप में वो समुद्र वो है करता है। तो डिपोजिशन वर्क ऑफ द सी वेव की समुद्री लहरों का जो निक्षेपण है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन तो करती हैं, डिपोजिशन कहाँ पर करेंगे, तो इसके द्वारा जो है भूआकृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है, जिसमें पुलिन है, बीच पर छोटे छोटे जो पुलिन हैं वो ज़मीनी भाग में बढ़ जाते हैं, और इसी पर जो है अस्थायी निक्षेप जो है ये साथ साथ करती रहती हैं। जैसे तिरुवनंतपुरम के निकट कोल्लावलम बीच है, गोवा का कोलवा बीच है, तो इन जो चौपाटी है तो इन बीचों पर जो है पुलिन की आकृति के जो हैं स्थित जो लैंडस्केप हैं वो बन जाती हैं, और उनके अंदर जो है ये अपना जो वेस्ट है वो डालती रहती है। उसके बाद भूजीवा तट के सहारे मलबे का जो निक्षेपण है एक ऐसी कटक के रूप में होता है जिसका सिरा तट से जुड़ा हुआ होता है, यानी कुछ भाग समुद्र का तट से जुड़ा हुआ होता है, और वही धीरे धीरे जमीन की गहराई में एक झील की आकृति का शेप बन जाती है, जहाँ पर ये जो है वेस्ट इकट्ठा होता रहता है। एक दूसरा होता है रोधिका यानी रोध, जब तरंगे धाराएं अवसादों और तटों के साथ साथ समानांतर चलती हैं तो साथ साथ वो मलबे को बिछाकर भी चलती हैं। तो इस तरीके से लगून की आकृतियाँ बन जाती हैं, कुछ किलोमीटर दूर तक ये सिलसिले सागर में बने रहते हैं। और अपतट रोधिका जिसको हम कहा जाता है कि भी धीरे धीरे वो पानी के अंदर ही जो भारी कण है वो किनारे पर डिपॉजिट होते रहते हैं। उसके बाद लगून बनते हैं, कई बार बालू भित्ति समुद्र के छोटे भाग को मुख्य समुद्र से अलग कर देती है, यानी जो पीछे बने थे हमारे भूजीवा की आकृति में, तो वो धीरे धीरे क्या है बंद हो जाते हैं। जैसे चिल्का झील है तो कुछ हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, या केरल तट की वेवनाथ जो झील है, तो इस तरीके से आर पार जो है जीवा विकास से बनी हुई जो तटीय आकृति हैं वो हैफ के नाम से लगनों को हैफ के नाम से हम जानते हैं। तो वहाँ पर भी ये डिपोजिशन करते हैं। उसके बाद अंकुश या हुक की अगर हम बात करें तो समुद्र की ओर बढ़ती जो शिफ्ट है यानी भूजीवा है धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो डिपोजिशन के कारण तो वो जो हुक है उसका मोड़ खा जाता है और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, तो उस दिशा में जो प्रवाह भी चेंज होता है। तो मोड़ने वाली जो धाराएं हैं अधिक प्रबल हो जाती हैं, तो इस कारण से डिपोजिशन वहाँ पर होता है, जिसे हम मिश्रित हुक यानी कई टाइप के जो हुक हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद होती है संयोजक रोधिका, जब कभी लहरों द्वारा निरंतर निक्षेप के कारण रोधिका का विस्तार अधिक हो जाता है तो दो शीर्ष स्थलों या दो अधिक द्वीपों
का भी वो निर्माण कर देती है, यानी एक से ज़्यादा जो द्वीप हैं वो आपस में जोड़ने का काम भी इससे हो जाता है, जिसको हम टेम्बोलो के नाम से जानते हैं। उसके बाद लूप की आकृतियाँ बनती हैं। आप चित्र 17.20 में आप देख सकते हो किस तरीके से लूप की आकृति बन जाती हैं कि जब विरोधी धाराएं अपोजिटिंग जो करंट हैं बेलांचली धाराओं की अगर हम बात करें तो ताकतवर हो जाते हैं, तो शिफ्ट कभी कभी अधिक मुड़ जाता है और वह तट के साथ मिल जाता है, तो इस तरीके से छल्ले की आकृति बन जाती है, या कई बार वो छल्ला जो है कि बंद झील के रूप में भी बन जाता है। उसके बाद आती है सी कोस्ट लाइन, समुद्र तट रेखा की अगर हम बात करें तो समुद्र तट रेखा समुद्री किनारे पर स्थित सीमा रेखा को ही हम समुद्री तट रेखा के नाम से जानते हैं। दो प्रकार की ये होती है, एक निगमन समुद्र तट और दूसरा निर्गत समुद्र तट। तो इस तरीके से समुद्र तट के प्रकार दो हैं, और निगमन की अगर हम बात करें तो निगमन उच्च भूमि और निम्न भूमि तट, और निर्गत जो है उच्च भूमि और निम्न भूमि तट के नाम से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। निगमन समुद्र तट की अगर हम बात करें तो यह ऊंची भूमि के भाग को कहा जाता है, और दूसरा जो है निम्न भूमि की अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें ऐसे तटों पर जो उच्च भूमि का स्थलखंड निर्माण होता है जो नीचे धंसने और समुद्र के जल स्तर के ऊपर उठने से इसका निर्माण होता है। तो ये जो है तट जैसे फ्योर्ड तट है, इन तटों पर निर्माण जो है हिमनद द्वारा अपर्दित जो यू आकार की घाटियाँ बन जाती हैं उनके कारण ये बनता है। उसके बाद रिया तट है, हिमयुग के बाद समुद्र का जो जल स्तर है धीरे धीरे समकोण बनाती हुई जो उच्च भूमियों की नदी घाटियों और नदमुख की ओर जो है कुछ जो जमीन के हिस्से हैं वो डूब गए थे, तो इस कारण से अधिक गहराई बढ़ने के साथ साथ इसका निर्माण होता है। तो एड्रियाटिक सागर और जापान तट की रेखा रिया तट के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उसके बाद डाल्मेशियन तट की अगर हम बात करें तो तट के समानांतर स्थित लंबी जो पर्वतीय कटकों के समुद्र में डूबने और डालेशियन तट की रचना होती है, जहाँ पर तो इन जलमग्नों कटकों के ऊपरी भाग लंबे द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यूगोस्लोवाकिया के डाल्मेशियन तट के नाम से ही ऐसे तटों का जो है नाम रखा भी गया है। उसके बाद निगमन भूमि तट की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की तट किसी मैदानी भाग के जलमग्न होने से बनते हैं, यानी जो ज़मीन का भाग है मैदानी भाग है वो जल में डूब जाता है, तो इस तरीके की स्थितियाँ तैयार होती हैं। तो इससे क्या होता है कि भी ये तट कटे फटे नहीं होते, इन तटों पर रोधिकाएँ और लैगून पाए जाते हैं। यूरोप का जो बाल्टिक तट है इस प्रकार का श्रेष्ठ उदाहरण हम देख सकते हैं। निर्गत समुद्र तट की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के तटों का निर्माण स्थल के ऊपर उठने या समुद्र के जल स्तर के नीचा होने के कारण होता है, और इन तटों पर पुलिन, भूजीवा, रोधिकाएँ, लैगून, भृगु, मेहराबें इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बन जाती हैं। तो भारत का जो दक्षिण पूर्वी तट है वो निर्गत तट का उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बीज शब्द हैं कुछ, वेलांचली भाग, तरंगिता और प्रतोड़न रेखा, तो इनको भी आप साथ साथ रिवाइज कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंदर, उनको आप साथ साथ याद कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा। ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल के काम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने सीटें को तैयार रखें, कल से हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।